अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सोचो अगर आपकी इन्वेस्टमेंट्स ही आपके बिलीव्स के खिलाफ निकले तो। और अगर आप मुस्लिम नहीं भी हो तो भी सवाल ये बनता है कि क्या आप अपने पैसे को ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहोगे जो दुनिया को बर्बाद करती हैं या ऐसी कंपनीज में जो दुनिया को सुधारना चाहती हैं। आज की वीडियो में हम सिंपल शब्दों में समझेंगे कि हलाल या एथिकल इन्वेस्टिंग आखिर होता क्या है। क्या ये सिर्फ मुस्लिम्स के लिए है या ये हर उस इंसान के लिए है जो चाहते हैं कि उनका पैसा क्लीन और रिस्पॉन्सिबल टेंशन फ्री तरीके से ग्रो होता रहे। हम डिस्कस करेंगे हलाल इन्वेस्टिंग कैसे अलग है नॉर्मल इन्वेस्टिंग से, कौन से सेक्टर्स अलाउड हैं और कौन से स्ट्रिक्टली अवॉइड करने चाहिए, साथ ही क्या क्या मेथड्स अवेलेबल हैं हलाल इन्वेस्टिंग के लिए, और आप कैसे चेक कर सकते हो कि आपके करंट इन्वेस्टमेंट्स हलाल हैं भी या नहीं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत पावरफुल होने वाला है। सबसे पहले हलाल या एथिकल इन्वेस्टमेंट आखिर होता क्या है। हलाल इन्वेस्टिंग का मतलब है ऐसी जगह पैसा लगाना जो इस्लाम के प्रिंसिपल और एथिकल वैल्यूज के साथ साथ मैच करे। मतलब सिर्फ प्रॉफिट के लिए इन्वेस्ट नहीं करना, बल्कि ऐसे बिजनेस में पैसा लगाना जो लोगों को बेनिफिट करे और सोसाइटी के लिए पॉजिटिव हो। मतलब आपको ऐसे बिजनेस अवॉइड करने हैं जो अल्कोहल, गैम्बलिंग, टोबैको, वेपन्स या इंटरेस्ट बेस्ड फाइनेंस में इन्वॉल्व है। शरिया इस्लामिक लॉ को कहा जाता है। जो बिजनेस इस्लामिक प्रिंसिपल के खिलाफ होते हैं उन कंपनीज के स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते। मगर इसमें और भी क्राइटेरियाज हैं जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो क्या ये सिर्फ मुस्लिम्स के लिए है? नहीं, ये सिर्फ मुस्लिम्स के लिए नहीं है। आजकल दुनिया भर में एथिकल और ईएसजी इन्वेस्टिंग ट्रेंड बन चुका है। हर कोई चाहता है कि उनका पैसा उन्हीं कंपनीज में लगाया जाए जो इन्वायरमेंट और सोसाइटी को पॉजिटिव इंपैक्ट करे। शराब और हाई इंटरेस्ट से परेशान होकर अब नॉन मुस्लिम एथिकल इन्वेस्टिंग की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे तो एथिकल इन्वेस्टिंग के बहुत सारे वेज होते हैं, जैसे बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड, गोल्ड, रियल एस्टेट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पर आज हम बात करेंगे एथिकल स्टॉक इन्वेस्टिंग के बारे में। अब आप सोच रहे होंगे स्टॉक मार्केट तो 1602 में बना था, लेकिन इस्लामिक टेक्स्ट तो उससे भी हजारों साल पुराने हैं। तो फिर आज के जमाने के स्टॉक्स को हलाल या हराम कैसे डिसाइड किया जाता है? इसके लिए स्कॉलर्स कुछ टूल्स यूज करते हैं, जैसे कियास, एनालॉजिकल रीजनिंग, पुराने फिक के सिमिलर केसेस देखकर नए मसाइल का जवाब निकालते हैं। दूसरा, इत्तिहाद, इंडिपेंडेंट रीजनिंग, जब डायरेक्ट हुक्म ना हो तो कुरान और सुन्ना को अपनी फिक ट्रेनिंग से रूलिंग डिराइव करते हैं। मकासिद अल शरिया, जिसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव्स, देखते हैं कि ये प्रैक्टिस वेल्थ को हलाल तरीके से प्रोटेक्ट करती है या एक्सप्लॉयटेशन, गैम्बलिंग और रिबा प्रमोट करती है। फोर्थ, इजमा, कंसेंसस, आज के जमाने में ग्लोबल शरिया बोर्ड्स जैसे आओफी और मलेशिया एसएससी स्कॉलर्स मिलकर एक स्टैंडर्ड बनाते हैं, जैसे डेट रेशो और 5% रूल। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात है, हलाल स्टॉक स्क्रीनिंग का एक ही यूनिवर्सल क्राइटेरिया नहीं है। डिफरेंट शरिया बोर्ड अपना अपना मेथड यूज करते हैं, जैसे मलेशिया का सिक्योरिटीज कमीशन, मिडिल ईस्ट का आओफी, यूके का एफटीएससी और यूएस के अंदर अलग अलग स्टैंडर्ड्स फॉलो होते हैं। इन सबकी स्क्रीनिंग रूल्स थोड़े थोड़े डिफरेंट होते हैं, स्पेशली जब बात आती है फाइनेंशियल रेशियोज की। लेकिन मोटा मोटी सारे क्राइटेरिया सेम ही है, बस नंबर्स में हल्का सा डिफरेंस आ जाता है। इसलिए आपको कभी कभी एक स्टॉक एक शरिया बोर्ड के हिसाब से हलाल मिलेगा और दूसरे के हिसाब से डाउटफुल और मे बी नॉट हलाल। लेकिन ओवरऑल प्रिंसिपल सब जगह सेम है। सवाल यह है कि पता कैसे किया जाता है, क्योंकि शरिया बोर्ड हर स्टॉक को तो एनालाइज नहीं करेगी। इसलिए शरिया बोर्ड ने कुछ क्लियर रूल्स एंड रेगुलेशन बना रखे हैं। जो भी कंपनी इन रूल्स को फॉलो करती है उसे शरिया कंप्लाइंट माना जाता है और आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब सवाल आता है कि डिसाइड आखिर कैसे होता है कि स्टॉक हलाल है या नहीं है। यह होता है एक स्क्रीनिंग प्रोसेस के थ्रू। सोचो, जब आप एयरपोर्ट जो फ्लाइट पकड़ने जाते हो, पहले आपके सामान की स्क्रीनिंग होती है, फिर आपकी खुद की सिक्योरिटी चेक होता है। बिल्कुल वैसे ही एक स्टॉक को भी अलग अलग फिल्टर से गुजरना पड़ता है ताकि कंफर्म हो सके कि यह हलाल है। अब अलग अलग क्राइटेरियाज का एक स्नैप आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा और हम अपने डिस्कशन में फोकस करेंगे सबसे ज्यादा इंटरनेशनली एक्सेप्टेड क्राइटेरिया आओफी, जो कि अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग ऑर्गेनाइजेशन फॉर इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का शॉर्ट फॉर्म है, उसके बारे में। शरिया स्क्रीनिंग एक 3 स्टेप प्रोसीजर है और उसकी हर स्टेप में कुछ चीजें हैं जो स्टेप बाय स्टेप ध्यान रखनी होती है। स्टेप नंबर 1, बिजनेस सेक्टर स्क्रीनिंग। स्टेप नंबर 2, फाइनेंशियल रेशियो स्क्रीनिंग। स्टेप नंबर 3, डिविडेंड प्यूरिफिकेशन। अब हम एक एक करके समझते हैं इन स्टेप्स को। तो स्टेप नंबर 1 है बिजनेस सेक्टर स्क्रीनिंग। ये फिल्टर सबसे पहले कंपनी के कोर बिजनेस को चेक करता है। अगर कंपनी का मेन बिजनेस ही हराम एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है तो उसका स्टॉक ऑटोमेटिकली डिस्क्वालीफाई हो जाता है, चाहे उसके फाइनेंशियल रेशियोज कितने भी अच्छे क्यों ना हो। हराम बिजनेस एक्टिविटीज के कुछ एग्जांपल्स बताता हूं।
जैसे आउफी शरिया स्टैंडर्ड 21 के हिसाब से कुछ सेक्टर्स बिल्कुल इम्परमिसिबल हैं, जैसे रिबा बेस्ड फाइनेंस मतलब इंटरेस्ट बेस्ड फाइनेंस, कन्वेंशनल बैंक्स और इंटरेस्ट बेस्ड लेंडिंग कंपनीज, इंश्योरेंस विद घर मतलब कन्वेंशनल इंश्योरेंस, जिसमें जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो अनसर्टेनिटी पे बेस्ड होते हैं, मयासिर यानी गैम्बलिंग, कसीनो, बेटिंग कंपनीज, लॉटरीज, एल्कोहल और हराम फूड्स जैसे लिक्वर, दारू वगैरह, एडल्ट एंड इमोरल बिजनेस, प्रोस्टिट्यूशन, नाइट एंटरटेनमेंट जो कि हराम है, या ऐसे बिजनेस जो इन्हें प्रमोट करते हैं। और कुछ बोर्ड के हिसाब से एक्स्ट्रा प्रोहिबिटेड सेक्टर्स भी होते हैं, जैसे वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, न्यूक्लियर, डिफेंस, ये सारी चीजें। इसका रीजन सिंपल है, कुरान शरीफ में अल्लाह ताला ने फरमाया है, डू नॉट रॉन्गफुली कंज्यूम ईच अदर्स वेल्थ, और एक इस्लामिक मैगजीम है, जो चीजें अपने आप में हराम है उसकी इनकम भी हराम होती है। मतलब अगर कंपनी का मेन बिजनेस ही हराम है तो उसमें इन्वेस्ट करना आपको सीधा उस हराम एक्टिविटी का पार्टनर बना देता है। अब आते हैं स्टेप नंबर 2 पर, जो कि होती है फाइनेंशियल रेशियोज की स्क्रीनिंग। ये स्टेप उन कंपनीज के लिए होती है जिनका मेन बिजनेस तो अलाउड है, लेकिन हमें यह देखना पड़ता है कि फाइनेंशियल नंबर्स भी शरिया के अंदर आते हैं या नहीं आते हैं। जैसे कि हो सकता है कंपनी का मेन बिजनेस तो हलाल है, लेकिन कंपनी के ऊपर बहुत ज्यादा रिबा बेस्ड कर्जा है। इस केस में हम उस कंपनी को प्रमोट नहीं कर सकते। इस वजह से फाइनेंशियल रेशियोज की स्क्रीनिंग बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाती है। अब इसके लिए कुछ क्लियर रेशियोज हैं जो कि चेक किए जाते हैं। सबसे पहला, नॉन कंप्लाइंट इनकम रेशो। सबसे पहले देखा जाता है कि कंपनी का टोटल इनकम का ऐसा कितना अमाउंट है जो कि नॉन कंप्लाइंट रिसोर्सेज से आ रहा है, जैसे कि इंटरेस्ट इनकम, लिक्वर रेवेन्यू या फिर गैम्बलिंग। इसका फॉर्मूला सिंपल है, अगर नॉन कंप्लाइंट इनकम कंपनी की टोटल इनकम के 5% से ज्यादा है तो कंपनी फेल हो जाएगी, अदरवाइज कंपनी पास हो जाएगी। मतलब अगर एक कंपनी की टोटल इनकम 1 करोड़ है लेकिन 5 लाख से ज्यादा ऐसा अमाउंट है जो कि नॉन कंप्लाइंट सोर्सेज से आ रहा है, इस केस में कंपनी इज नॉट शरिया कंप्लाइंट। फॉर एग्जाम्पल एक सॉफ्टवेयर कंपनी को ले लेते हैं। अगर कोई सॉफ्टवेयर कंपनी है तो उसका बिजनेस तो हलाल हुआ, लेकिन हो सकता है उसका 5% से ज्यादा रेवेन्यू बैंकिंग सेक्टर से आ रहा हो या फिर गैम्बलिंग सेक्टर से आ रहा हो। ऐसे केसेस में आप उस सॉफ्टवेयर कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इनडायरेक्टली वो दारू या जुए जैसी चीज को प्रमोट कर रही है। अब इसमें दूसरे नंबर का फिल्टर आता है जिसको बोला जाता है इंटरेस्ट बियरिंग डिपॉजिट रेशियो। अब ये फिल्टर ये चेक करता है कि जो कंपनी है वो अपना पैसा कहां पर पार्क करती है इन द सेंस डिपॉजिट करती है। अगर कंपनी का डिपॉजिट इंटरेस्ट बेस्ड इंस्ट्रूमेंट्स में बहुत ज्यादा है, जैसे कि ट्रेजरी, बॉन्ड्स या फिक्स्ड डिपॉजिट, इस केस में कंपनी इज नॉट शरिया कंप्लाइंट। उसके लिए हम एक रेशो निकालते हैं जो कि होता है डिपॉजिट्स डिवाइडेड बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन। अगर ये 30% से ज्यादा है सो कंपनी इज नॉट शरिया कंप्लाइंट। थर्ड फाइनेंशियल रेशो आता है इंटरेस्ट बियरिंग डेट रेशो। तीसरा फिल्टर कंपनी के लोन को चेक करता है, मतलब कंपनी कितना पैसा इंटरेस्ट वाले बोरोइंग से उठा रही है। फॉर्मूला सिंपल है, डेट डिवाइडेड बाय मार्केट कैप। अगर ये 30% से ज्यादा है तो कंपनी फेल हो जाएगी, अदरवाइज ये पास है। फॉर एग्जांपल मार्केट कैपिटलाइजेशन अगर 2 करोड़ का है और डेट 80 लाख का है, ये रेशो हो गया 40%, इसका मतलब फेल। अब इसकी एक अल्टरनेटिव अप्रोच ये है कि कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि सिर्फ डेट देखने के बजाय हमें डायरेक्टली कंपनी का इंटरेस्ट एक्सपेंस देखना चाहिए, मतलब इंटरेस्ट एक्सपेंस डिवाइड बाय टोटल इनकम, क्योंकि असली प्रॉब्लम डेट या कर्जे से नहीं है बल्कि उस पर जो इंटरेस्ट या ब्याज पे किया जा रहा है वो है। और एक एक्स्ट्रा फिल्टर भी होता है जो ये चेक करता है कि कंपनी के एसेट्स में कैश और रिसीवेबल्स ही ना हो, मतलब एटलीस्ट 3% कंपनी के टेंजिबल एसेट्स होने चाहिए, प्लांट, मशीनरी वगैरह वगैरह। अब ये इंश्योर करता है कि स्टॉक एक प्रोडक्टिव बिजनेस का हिस्सा है, सिर्फ पैसा घुमाने का एक टूल नहीं है। तो अगर हम स्टेप 2 का एक कंक्लूजन देखें तो सिंपल शब्दों में बोलें तो स्टेप 2 ये चेक करता है कि नॉन कंप्लाइंट इनकम किसी भी कंपनी की 5% से कम होना चाहिए, उसके डिपॉजिट 30% से कम होना चाहिए, उसकी डेट 30% से कम होना चाहिए और एसेट्स में टेंजिबल चीजें भी होनी चाहिए। अगर कंपनी सारे रेशियोज को पास कर लेती है तो वो नेक्स्ट स्टेप के लिए क्वालिफाई करती है। अब चलते हैं स्टेप नंबर 3 पर, जो होता है डिविडेंड प्यूरिफिकेशन। अब ये स्टेप इसलिए जरूरी होता है क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि एक कंपनी का एक बिजनेस है, वो फाइनेंशियल स्क्रीनिंग पास कर लिया, लेकिन फिर भी उसकी इनकम का एक छोटा पोर्शन नॉन हलाल रेवेन्यू सोर्सेज से आता है, जैसे मे बी बैंक इंटरेस्ट हो गया या दारू की सेल्स हो गई या कोई इंसिडेंटल हराम रेवेन्यू। अब इस्लाम के हिसाब से एक मुस्लिम इन्वेस्टर अपना हलाल और हराम पैसा मिक्स नहीं कर सकता। जो हिस्सा हराम सोर्सेज से आया है उसको आपको प्यूरिफाई करना पड़ता है, यानी उसको चैरिटी में देना पड़ता है, वो भी बिना कोई रिवॉर्ड एक्सपेक्ट किए। अब वाई प्यूरिफिकेशन इज रिक्वायर्ड? सो कुरान शरीफ में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि अल्लाह हैज परमिटेड ट्रेड एंड फॉरबिडन रिबा, और एक हदीस में आता है कि हलाल क्लियर है, हराम क्लियर है
और उनके बीच में कुछ डाउटफुल मैटर्स होते हैं। इसीलिए स्कॉलर्स कहते हैं जो चीज अपने आप में हराम है उसकी इनकम भी हराम है। अगर कंपनी की इनकम में 2 से 4% भी हराम का हिस्सा है तो उसको आपको निकालना फर्ज हो जाता है। अब हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं प्यूरिफिकेशन ऑफ डिविडेंड्स। सो सबसे पहले तो नॉन कंप्लाइंट परसेंटेज हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, यहाँ पर वही यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कंपनी है 1000 करोड़ की इनकम में 50 करोड़ नॉन हलाल है तो रेशो होगा 5% का। कंपनी से जो आपको डिविडेंड रिसीव हुआ है उसका यही परसेंटेज जो है आपको चैरिटी करना होगा विदाउट एक्सपेक्टिंग एनी रिवॉर्ड। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कंपनी से 10,000 का डिविडेंड आया और उसका रेशो है 5%, मतलब आपको वो 500 रुपए प्यूरिफाई करना होगा। आपके पास 9,500 रुपए हलाल बचे और आप जो है इस प्यूरिफिकेशन अमाउंट को डोनेट कर देंगे। ये पैसा आप चैरिटी में दोगे बिना सदका या रिवॉर्ड की नियत से। ये एक क्लीनिंग है, ये आप अपने बिल्स या पर्सनल खर्चे के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात जहां पर लोगों को कंफ्यूजन होता है वो ये है कि प्यूरिफिकेशन सिर्फ डिविडेंड्स पे अप्लाई होता है, कैपिटल गेन पे नहीं। अगर आपने आज कोई स्टॉक 100 रुपए का खरीदा और कल जाकर आपने उसको 200 रुपए का बेच दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो 100 रुपए का आपको मुनाफा हुआ उसमें से आपको 5% या जो भी रेशो बनता है वो देना पड़ेगा। लेकिन अगर उस स्टॉक को रखते वक्त कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस कर दिया और आपको वो डिविडेंड की इनकम रिसीव हो गई, तो जो डिविडेंड की इनकम आपको रिसीव हुई है 10 रुपए मान लीजिए, उसमें से आपको वो डोनेट करना पड़ेगा। प्यूरिफिकेशन हर डिविडेंड के टाइम करना चाहिए, लेकिन कुछ लोग एनुअली भी कैलकुलेट करते हैं एनुअल रिपोर्ट्स के साथ। अब जो इस्लामिक म्यूचुअल फंड्स होते हैं ये प्रोसेस वो ऑटोमेटिकली करते हैं ताकि इन्वेस्टर्स का काम आसान हो जाए। तो अगर हम स्टेप नंबर 3 को आसान शब्दों में कंक्लूड करें तो दोस्तों, डिविडेंड प्यूरिफिकेशन एंश्योर ये करता है कि आपके रिटर्न्स 100% क्लीन है और हलाल रहें। सिंपल फॉर्मूला याद रखना है, डिविडेंड इनटू नॉन कंप्लायंट परसेंटेज इज इक्वल टू अमाउंट टू डोनेट। अब ये छोटा सा जो स्टेप है आपकी इन्वेस्टमेंट को सिर्फ प्रॉफिटेबल नहीं बल्कि स्पिरिचुअली सेफ भी बनाता है। मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं कि स्क्रीनिंग एक वन टाइम प्रोसीजर नहीं है। कंपनीज का बिजनेस, कंपनीज के रेशो हर साल हर क्वार्टर चेंज होते हैं। कंपनी के लोन बढ़ जाते हैं, कंपनी का नया रेवेन्यू सोर्स आता है, एक्विजिशंस होते हैं। इसलिए आपको ये जो स्क्रीनिंग है ये हर क्वार्टर पे करनी चाहिए। और ये सिर्फ हलाल के लिए नहीं है। कहने का मतलब ये है कि आपको अपने सारे स्टॉक्स की स्क्रीनिंग इर्रिस्पेक्टिव आप एथिकल इन्वेस्टिंग कर रहे हैं या नहीं करते रहना चाहिए, ताकि आपको पता चलता रहे कि आपकी कंपनी का स्टॉक किस डायरेक्शन में जा रहा है। अब आप ये सोच रहे होंगे यार इतना सब कैलकुलेट करना, एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ना, रेशोज निकालना, ये तो काफी मुश्किल लग रहा है। शायद आपको लगे कि छोड़ो यार इन्वेस्टिंग ही नहीं करना, लेकिन आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। हमारे मुस्लिम भाई बहनों ने ऑलरेडी आपके लिए ये काम करके रखा है और बहुत आसान कर दिया है। आजकल मार्केट में बहुत सारे हलाल स्क्रीनर्स अवेलेबल हैं, जैसे कि मुसफ़ा, ज़ोया, इस्लामिक अली और बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अब इन ऐप्स का यूज करके आप सिर्फ एक क्लिक में चेक कर सकते हो कि कोई स्टॉक हलाल है भी या नहीं। इसका मतलब ये है कि हलाल इन्वेस्टिंग बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपकी नीयत क्लियर होनी चाहिए और आपको सही तरीके से सही टूल्स का इस्तेमाल करना आना चाहिए। और हाँ, अगर आप चाहते हो कि मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं इन हलाल स्टॉक स्क्रीनर्स ऐप पर, तो कमेंट्स में लिखिए। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपको हेल्प मिली है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।